अखिल स्वामी साहब, मैं मतलब कॉम्पिटिशन में दर्शकों के साथ भी शेयर कर लूं, इसमें कांग्रेस की तरफ से केसी वेणुगोपाल, एनसीपी से शरद पवार, डीएमके से एमके स्टालिन, शिवसेना से संजय राउत, आरजेडी से तेजस्वी यादव, टीएमसी से अभिषेक बनर्जी, आम आदमी पार्टी से राघव चड्ढा, समाजवादी पार्टी से जावेद अली खान, जनता दल यू से लल्लन सिंह, जेएमएम से हेमंत सोरेन, सीपीआई से डी राजा और उमर अब्दुल्ला साहब और महबूबा मुफ्ती जी। मैं एक बात बड़ी मानता हूं स्वामी साहब, शरद पवार का जो कद है और जितने सीनियर हैं, और इस समय इस पूरे उसमें सबसे सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन, लेकिन वो अपने को खुद उन्होंने इस कमेटी में रखा है। बहुत से दलों ने अपने बहुत सीनियर लोगों को, जैसे लल्लन सिंह का बिल्कुल ठीक है भाई, अध्यक्ष जेडीयू के, केसी वेणुगोपाल उनके सेक्रेटरी इंचार्ज हैं, उनका भी ठीक है। एमके स्टालिन की मैं बड़ी बात मानता हूं कि एमके स्टालिन ने भी चीफ मिनिस्टर होने के बाद भी अपने को इस कमेटी में रखा। उन्होंने ये कहीं नहीं दिखाया कि भाई ये कमेटी मेरे रिप्रेजेंटेटिव है, वो करेंगे। मुझे कुछ लोगों को लगेगा कि आपकी आंख में तो हरदम वही चश्मा लगा रहता है। मुझे जावेद अली खान साहब का सपा की तरफ से रिप्रेजेंट होना मुझे अच्छा लगता है। अगर इसमें अखिलेश यादव रहते तो लगता कि फ्रंट फुट पे खेलना है। तेजस्वी यादव वहां पे हैं, फ्रंट फुट पे हैं। राघव चड्ढा और अभिषेक बनर्जी मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है। यंगस्टर्स की कमेटी है, लेकिन इस यंगस्टर्स की कमेटी में शरद पवार साहब ने अपने को शामिल किया है। तो पहला एक आपका रिएक्शन, हम लोग उसके बाद सेकंड राउंड में जो हमारे मोदी जी ने एक नए नए तरह के कुछ बात की है, अनप्रेसिडेंट ऑफ, उस पर भी बात कर लेंगे। उसकी रूपरेखा बता दूं दर्शकों को, मतलब राष्ट्रपति जी को एक कमेटी का, पूर्व राष्ट्रपति जी को, माफ कीजिएगा, पूर्व राष्ट्रपति जी को किसी एक कमेटी का अध्यक्ष बनाना मेरी याद में शायद पहली बार हुआ है। उस पद की मेरे हिसाब से तो अवमानना है। पूर्व राष्ट्रपति जी को उस पर नहीं जाना, उसमें को नहीं लेना चाहिए। उनको कहना चाहिए कि भाई जो आपको राय मशवरा लेना हो आप मुझसे ऐसे ही लीजिए, लिख के लीजिए, पढ़ के लीजिए, लेकिन एक कमेटी की अध्यक्षता कराना बहुत अच्छा नहीं होगा उस पद के हिसाब से। प्रोफेसर अखिल स्वामी साहब, ये जो कॉम्पोजिशन ऑफ कमेटी, उनके जो उन्होंने अपना जो प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं, इन दोनों पे भी हम लोग बात करते हैं। मोदी जी का जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात है वो सेकंड राउंड में कर लेंगे। देखिए आनंद जी, जो ये कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, ये जो कमेटी बनी है, मेरे ख्याल से शरद पवार ने अपने को इसमें इंक्लूड करने का एक मैसेज दिया है, क्योंकि सबसे ज्यादा चर्चा जो हुई वो शरद पवार जी के बारे में हुई। सबसे ज्यादा जो संदेह पैदा किया गया अपोजिशन यूनिटी को तोड़ने के लिए, वो शरद पवार के माध्यम से दिया गया। और मुझे लगता है कि इसमें अजीत पवार को भी एक मैसेज दिया गया है। इसका मतलब यह है कि सोचिए आप, जिस कमेटी में शरद पवार बैठेंगे और स्टालिन बैठेंगे, उस कमेटी का जो निर्णय होंगे उसमें निर्णय का अंतिम अधिकार किसके पास होगा। ठीक है, सब समकक्ष हैं। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस ने, टीएमसी ने, सपा ने अपने को कहा है, क्योंकि वहां कोई कंट्रोवर्सी ना हो, हम बैकफुट पे रहते हैं, हम पीछे रहते हैं। और ये वो परिपक्व नेता हैं। देखिए, स्टालिन वो परिपक्व नेता हैं जिन्होंने जो सोशल जस्टिस का कॉज है उसको न केवल प्रोपोगेट किया है बल्कि इंप्लीमेंट किया है। तो अगर आप सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ते हैं और इंडिया कहती है कि हम सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ते हैं, तो उससे अच्छा नेतृत्व स्टालिन के अलावा कोई नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है, बिहार एक ऐसा स्टेट है, बंगाल एक ऐसा स्टेट है। तो महाराष्ट्र के अंदर कमान शरद पवार को देकर यह मैसेजिंग की गई है कि पूरा जो इस कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन है। और एक और चीज नोट कीजिए आप, इसमें कुछ ऐसे स्टेट का रिप्रेजेंटेशन नहीं है जिसमें कि एनडीए का टोटल फोकस होता है। तो जो एक बनती हाइपोथेसिस बनती है कि हिंदुस्तान के अंदर एक स्टेट वर्सेस रेस्ट ऑफ इंडिया हो रहा है, यहां ये कमेटी बनने से ये बात सिद्ध हो रही है। वो स्टेट इस पे नहीं है, नाम नहीं लूंगा उस स्टेट का। इसका मतलब यह है कि वो स्टेट तो आप, क्योंकि जो भी पूंजीपति होता है, जो भी राजनीतिज्ञ होता है, जो भी लोग देश छोड़ के भागते हैं, जो लोग भी इधर उधर की चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं, तो चलिए वो स्टेट जो है हम वहां अस्मिता जगाएंगे। लेकिन जो अच्छा, ये कॉन्स्टिट्यूशन में एक और चीज देखिए आप, इंडिया के हर स्टेट का, और स्टालिन ने बोला तमिल में,
इसका मतलब यह है कि हर स्टेट की अस्मिता इसके अंदर है। हर स्टेट के अपने लोकल जो उनके चुनाव करने वाले लोग हैं, जो देश उस प्रदेश की जनता है, उसको अपना रिप्रेजेंटेटिव दिख रहा है। कर्नाटका का रिप्रेजेंटेटिव दिख रहा है, तमिलनाडु का दिख रहा है, और हर स्टेट का, बिहार का, बंगाल का। तो एवरी स्टेट इज लुकिंग एट इट्स ओन फेस इन दिस अडॉक कमेटी। अब आप सोचिए, यही कमेटी अगर वहां बनेगी एनडीए के अंदर, तो एनडीए के अंदर कुछ स्टेट का भीषण रिप्रेजेंटेशन होगा और कुछ स्टेट बिल्कुल नेग्लेक्ट होंगी। तो इंडिया जो आपने नाम दिया है, उस इंडिया का ट्रू रिप्रेजेंटेशन इस कमेटी के अंदर है। और स्टालिन जी को तो मैं सही में इस बात के लिए मैं बहुत ज्यादा बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने को इंक्लूड किया है और ये मैसेज दिया है कि ये लड़ाई अब सोशल जस्टिस की होगी, और उस सोशल जस्टिस का जो नेतृत्व करेंगे वो स्टालिन और शरद पवार और जो सोरेन साहब हैं वो करेंगे। तो आदिवासी भी हैं, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन होना था, इसलिए मेरे ख्याल से समाजवादी पार्टी ने एक मैसेज दिया है कि माइनॉरिटी का हम पूरा ध्यान रखेंगे। इसलिए जम्मू एंड कश्मीर का रिप्रेजेंटेशन है और यूपी से भी माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन। प्रोफेसर अखिल, अब मैं आपके पास आ जा रहा हूं उसी मूल प्रश्न पे कि जहां से मैं छोड़ा था। एक हमारे दर्शक कह रहे हैं कि नॉट डिक्लेयरिंग कन्वेनर इज अ मास्टर स्ट्रोक। उनका कहना है कि ये डिसीजन बिल्कुल उचित है कि कन्वेनर ना बनाए और एक कमेटी रहे और कमेटी काम करती रहे। हालांकि कुछ लोगों का, जो मेरी भी कहीं कहीं बात हुई, उसमें कुछ लोगों का कहना है कि देर सवेर उनको ये लगता है कि ओवरऑल पॉलिटिक्स की दृष्टि से, वोट की दृष्टि से, और सबसे नॉन कंट्रोवर्शियल, सबसे कम, वो नाम खड़गे जी का बार बार आ रहा है कि नॉट एज अ कन्वेनर बट एज अ चेयरपर्सन ऑफ एनडीए, उनका नाम आ जाने से किसी को उस पर कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि सीनियरिटी भी है और इतना लंबा अनुभव भी है, बड़ी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, एक नाम वो भी चल रहा है। तो आपका एक इंप्रेशन जो मैं ये कह रहा था कि मोदी जी ये 18 से 22 तक करेंगे क्या? वहां क्या कोई कह रहा है कि वो होगा नए उसका मतलब जो नई पार्लियामेंट बनी है उसमें कोई पूजा हो जाओगे, तो पूजा में वो मतलब सत्यनारायण भगवान की कथा करवाएंगे कि सुंदरकांड करवाएंगे कि मतलब भजन करवाएंगे, कि कौन सा भजन होगा, राम का होगा कि बजरंग बली का? बजरंग बली ने तो उनके साथ ठीक नहीं किया कर्नाटक में। तो हमारे यहाँ तो ऑप्शन है ना, जब एक भगवान नहीं करते तो हम भाग जाते हैं दुर्गा जी के पास, फिर हम किसी और। तो करेंगे क्या ये 18 से 22 तक? मैं जरा आप अपने दिमाग, ये सब अटकलें हैं, किसी के पास कोई वो नहीं, तो जरा उसको मैं सुन लूं। और ये जो मास्टर स्ट्रोक है कि कन्वेनर ना बनवाना, देखिए, मैं बिल्कुल जो आपके श्रोता हैं उनसे पूरी तरह से सहमत हूं। कन्वीनर न बनाना, और किसको कन्वीनर अगर बनाना है तो किसको बनना चाहिए। देखिए, मेरा व्यक्तिगत विचार ये है, सोनिया गांधी पे भी ये कुछ अटैक कर सकते हैं एनडीए वाले, राहुल गांधी पे भी अटैक कर सकते हैं। खड़गे साहब एक ऐसे आदमी हैं जिन पे ये अटैक जितना करेंगे उतना अपना नुकसान करेंगे। तो एक दो साउथ लॉबी है पूरी तरह से खड़गे साहब के साथ, और जो खड़गे साहब का इतिहास है, उनकी जो पृष्ठभूमि है और जिस प्रकार से संघर्ष करके वो आगे बढ़े हैं, मेरे ख्याल से अगर स्ट्रेटेजिकली ये कन्वीनर बनाएंगे तो खड़गे साहब बनने चाहिए। दूसरी बात आपने ये पूछी आनंद जी, ये सत्र बुलाया क्यों है? देखिए, जो मैं कल्पना कर रहा हूं, ऐसी कल्पना कर रहा हूं जो लोगों को लगेगी कि ये तो बिजार है, बिल्कुल स्वामी जी ऐसी बात कैसे सोच रहे हैं। जो मुझे लग रहा है, ये छोटी मोटी घटना नहीं करेंगे, ये ऐसा कोई काम करेंगे जिससे कि इतना बड़ा विस्फोट हो कि जनता का पूरा नैरेटिव बदल जाए। देखिए, आज की तारीख में या हमेशा 9 साल से इनका एक मूल मंत्र था, पोलराइजेशन। वो पोलराइजेशन अब धीरे धीरे काउंटर प्रोडक्टिव होता जा रहा है और जनता के अंदर ये मन बन रहा है कि पोलराइजेशन से देश कमजोर हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है, ये केवल एक कल्पना है, कोई ये ना कहे कि ऐसी कल्पना आपने क्यों कर ली, कल्पना करने के लिए मैं स्वतंत्र हूं। मुझे लगता है कि ये हो सकता है इस संसद सत्र में ये कहें कि संविधान में परिवर्तन होगा, अब धर्मनिरपेक्ष हमारा देश नहीं रहेगा और ये हिंदू राष्ट्र बनेगा। अगर ये घोषणा कर देंगे, ये केवल घोषणा कर देंगे, बाकी कुछ नहीं करेंगे, कोई कानून नहीं बनाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। अगर ये घोषणा कर देंगे तो पूरा नैरेटिव जो कि सोशल जस्टिस पे आ गया है, जो लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं पे आ गया है,
वो पूरी तरह से पोलराइज्ड हो जाएगा। और जितना इसको अपोज करेगा इंडिया अलायंस, उतना ज्यादा इंडिया अलायंस अपने को नुकसान पहुंचाएगा। ये मुझे लगता है। मुझे जो मैंने मोदी जी की कार्यप्रणाली को देखा है और उनके माइंड को पढ़ा है, उन्होंने जब सब कहते थे कि 370 नहीं हट सकता, उन्होंने 370 हटा दिया। और जिसने 370 हटाने का विरोध किया, उन्होंने उसको देशद्रोही वो कर दिया घोषित। मुझे ऐसा लगता है कोई ऐसा विस्फोटक निर्णय वो लेंगे, छोटे मोटे निर्णय नहीं लेंगे, जिससे फिर इलेक्शन प्रिपोन भी कर देंगे। और सारा विमर्श जो है वो हिंदू राष्ट्र और नॉन हिंदू राष्ट्र में, आप सेकुलरिज्म की बात करते रहिए, आप डेमोक्रेसी की बात करते रहिए, लेकिन गांव गांव जाके आप लोगों को ये लॉजिकली साधारण जन को नहीं समझा पाएंगे कि हिंदू राष्ट्र में बुराई क्या है। जब तक वो इसका मतलब समझेंगे कि हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है, इसके फायदे नुकसान क्या हैं, तब तक एक 5 साल का टर्म इनको और मिल जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। जो झा साहब ने कहा, देखिए मेरा उसमें एक छोटी सी टिप्पणी है। मैं ये मानता हूं अभी तक जितने भी चुनाव हुए हैं, इंडिया अलायंस के सारे पार्टनर्स की जो सोशल फोरम पे जितनी भी एनर्जी थी, वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ती थी। जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की लड़ती थी, बाकी पंजाब में लड़ती थी, ये एक दूसरे के खिलाफ लड़ते थे। रिसोर्सेज भी एक दूसरे पे खर्च होते थे, वो बीजेपी से भी लड़ते थे और आपस में भी लड़ते थे। ये पहली बार ऐसा हो रहा है, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, चाहे वो सोशल रिसोर्सेज हो, चाहे वो मैन पावर रिसोर्सेज हो। वो जब देखिए, अब समाजवादी पार्टी के पास वर्कर्स हैं और राहुल गांधी की इमेज है, तो आरजेडी का वर्कर है, जनता दल यूनाइटेड का वर्कर है, और कांग्रेस का एक ऐसा नेता है जिसने 10% वोट अपना ऐड कर दिया है। और आज के तारीख में मोदी जी बनाम राहुल गांधी, अगर आप एक प्राइमरी डेटा खुद वो करें सर्वे, आप ये सेकेंडरी डेटा पे न जाएं, आज के तारीख में मैं ये मानता हूं, जितने लोगों से मैं बात करता हूं, राहुल गांधी की छवि मोदी जी से 1.5 गुनी ज्यादा है। तो आपस की जो एक एनर्जी है जो वेस्ट होती थी, अब वो वेस्ट नहीं होगी। जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम पड़ते थे वो कम नहीं पड़ेंगे, मैन पावर के रिसोर्सेज कम नहीं पड़ेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा मैसेज है। और आप एक चीज और आनंद जी देखिएगा, एंड अब आपने सुना ही होगा, एलजीपी के 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है इंडिया ज्वाइन करना चाहते हैं। अकाली दल जो है वो इंडिया अलायंस ज्वाइन करना चाहता है। अभी चौथी मीटिंग की स्कोप इसलिए छोड़ा गया है, अभी बीजेपी के भी आधी लोग इंडिया ज्वाइन कर लेंगे, और आप देखिएगा बड़े बड़े बीजेपी के नेता ज्वाइन करेंगे। तो अभी बहुत ज्यादा हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। थिंग्स आर इन द राइट डायरेक्शन। मेरे प्रोफेसर साहब, आपसे 2 चीजें जो मैं जिस तरह से देख रहा हूं वो पूछ लूं। बहुत से लोग इसको पुश कर रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन से विपक्ष वाले बिल्कुल परेशान हो जाएंगे, वो बिखर जाएंगे, क्योंकि उनका भाई आपस का विधानसभा में बहुत आपस के झगड़े हैं, और वो जब लोकसभा, मुझे उल्टा लगता है, दोनों इलेक्शन हो जाएगा तो विपक्ष ज्यादा कंफर्टेबल है कि भाई तुम यहां सब लड़ लो, मैं वहां सब लड़ लूंगा। तो ये जो सेंटर और स्टेट की जो रीजनल ताकत को अपने को बैलेंस करना है, वो बैलेंसिंग ज्यादा अच्छी यहां पे हो रही है अगर दोनों इलेक्शन, जो जैसे मैं सोच रहा हूं, क्योंकि ब्रॉडर उस पे अगर वो एक उस पे आ गए हैं कि मुझे सेंटर से और मुझे बीजेपी के राज से मुक्ति चाहिए, उस पे अभी तक मुझे एक वॉइस भी ऐसी नहीं मिली जिसमें मैं उसमें कहीं उसको पाऊं कि देखो देखो ये नहीं गड़बड़ है। तो एक तो मेरा यह है कि हो सकता है ये काउंटर प्रोडक्टिव हो जाए, तब इनके लिए ज्यादा आसान हो यूपी की सीटें छोड़ना। यूपी में भाई ज्यादा तुम लड़ लो, मुझे एमपी का बार्गेनिंग की एक नया वो आयाम खुल जाएगा। दूसरा, मैं आपसे एक चीज और पूछ लूं, ये दोनों चीजें रिलेटेड हैं। मणिपुर को इस पूरे उस पर भुला दिया गया है। इसमें कोई सज्जन कह रहे हैं कि जैसे पहले माना जाता था कि वो 8 राज्य इनकी जेब में है, अब क्या बीजेपी 8 राज्य को अपनी जेब में मानेगी? क्योंकि मिजोरम में भी बहुत गुस्सा है, मणिपुर में आप अपनी ब्रूट माइटी और उस कुकी को करके आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन एक पक्ष तो आपके के विरोध में खड़ा ही हुआ है, नागालैंड, मतलब आज वो लोग मजबूरी में है। तो मणिपुर का क्या होगा, थोड़ा इस पे एक टिप्पणी। और 1 नेशन 1 इलेक्शन से ये उल्टा ना पड़ जाए, अगर इसकी संभावना, जैसा सुनील जी ने कहा, मेरे हिसाब से है ही नहीं, क्योंकि इतने कम समय में ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो ही नहीं सकता है। लेकिन मैं ये भी मान लूं सारी बेमानी कर लें, जैसे किसान बिल को राज्यसभा में जिस तरह से पास कराया गया उसे सब बेमानी कर लें, लेकिन ये उल्टा भी पड़ सकता है। प्रोफेसर अखिल स्वामी, देखिए आनंद जी, आपके श्रोता से और आपसे मैं पूरी तरह सहमत हूं। देखिए, 1 साल पहले राहुल गांधी अपोजिशन के लिए लायबिलिटी थे और मोदी जी एसेट थे। आज के तारीख में मोदी जी बीजेपी के लिए लायबिलिटी हैं और राहुल गांधी एसेट हैं, नंबर 1।
नंबर 2, जो ऑर्गेनाइजेशनल एक्यूमेन की बात करते हैं मोदी जी की, अभी कर्नाटका के चुनाव में और जिस प्रकार से हिमाचल के चुनाव में और जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने पंजाब और दिल्ली जीता है, कोई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इसमें महत्व नहीं है। देखिए, जब जनता जागती है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बहुत मजबूत था इंदिरा गांधी का 1977 में, हर आदमी उनसे डरता था। जनता जो है इस समय इतना ज्यादा क्रोध है, आनंद जी आप भी महसूस करते होंगे, आज के तारीख में बीजेपी से उतना गुस्सा नहीं है लोगों का, आज के तारीख में मोदी जी से गुस्सा है। तो मोदी जी जितने एग्रेसिव होते हैं और जितना ज्यादा बोलते हैं, बीजेपी के वोट उतने ज्यादा कम हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है ये सेशन जो बुलाया गया हो, इस सेशन में ये घोषणा हो जाए कि मोदी जी चले जाएंगे मार्गदर्शक मंडल में और बीजेपी का कोई दूसरा नेता प्रधानमंत्री बन जाएगा। ये भी हो सकता है। हो सकता है कि ये नितिन गडकरी ने नड्डा साहब से मिलकर कुछ ट्वीट करवा दिया हो। देखिए, और दूसरी बात जो नॉर्थ ईस्ट की आप कर रहे हैं, देखिए केवल नॉर्थ ईस्ट ही, नॉर्थ ईस्ट तो एक ऐसा नमूना है जिसमें पूरे देश के अंदर, पूरे भारतवर्ष के अंदर बीजेपी के प्रति एक वितृष्णा पैदा कर दी है। आप सब जगह जा सकते हैं, आप साउथ अफ्रीका जा सकते हैं, अमेरिका जा सकते हैं, ब्रिटेन जा सकते हैं, ग्रीस जा सकते हैं बंदरगाह अडानी जी को दिलाने के लिए। आप अपने देश के मणिपुर नहीं जा सकते। तो मणिपुर हैज बिकम ए एग्जाम्पल। ये कितने क्रूर लोग हैं, अपने देश की महिलाओं पे हो रहे अत्याचार, अपने देश के नॉर्थ ईस्ट जो देश का सबसे सुंदर प्रदेश है, वहां पे अगर मेरा प्रधानमंत्री इतने अत्याचारों के बावजूद नहीं जाता और विदेश जाके वहां पे 7.5 कैरेट का हीरा भेंट करता है मिसेस बाइडेन को, तो ये एक प्रकार का मॉडल बन गया है। और ये मॉडल बन गया है कि अगर क्रिश्चियन कल सेफ नहीं है, आदिवासी सेफ नहीं है, दलित सेफ नहीं है, मुसलमान सेफ नहीं है, सिख सेफ नहीं है, तो सेफ है कौन?